नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित है और दूसरा जो है शिक्षक भर्ती से है। तो इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का प्राचीन इतिहास का वीडियो। यह भाग 3 है दोस्तों। इससे पहले 2 भाग बन चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना किसने किया? तो आपको बताना है दोस्तों कि छिंदक नागवंश का स्थापना किसने किया। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू भी करेंगे और इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रख दिया हूँ दोस्तों, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता सकूँ। ठीक, तो देखिए, बस्तर की छिंदक नागवंश की स्थापना किसने किया है? तो वो है नृपति भूषण ने किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नृपति भूषण। ठीक है, अब इसका एक और बता देता हूं कि इसकी जो छिंदक नागवंश है, ध्यान रखेंगे, छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश का यदि हम काल देखते हैं तो हो जाएगा 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी। ठीक है, ये इसका काल है। और आज का क्लास जो है छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश है। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैं थंबनेल में ही बता दिया हूँ कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश के बारे से आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजवंश का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको आगे पढ़ने में या और समझने में भी। ठीक, देखिए, स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश। तो स्थानीय राजवंश के यदि हम ट्रिक की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे ट्रिक हो जाता है, यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो देख लीजिए, इसका ट्रिक हो जाएगा रानस पासोबा। ठीक है, रानस पासोबा घटिया सा ट्रिक है दोस्तों, कुछ खास इसमें फैक्ट नहीं है, पर इसे आप याद रख लेंगे। देखिए, रा न स, रानस, पा सो और बा, रानस पासोबा। आप 2 बार बोलिए, रानस पासोबा, रानस पासोबा। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो रा से हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुल। ठीक, दूसरा हो जाएगा नल वंश, तीसरा सरभपुरी वंश, पा से हो जाएगा पांडु वंश, सो से हो जाएगा सोमवंश और बा से हो जाएगा बाणवंश। तो ये इस तरह से ट्रिक है, रानस पाशुबा। ठीक है, रानस पाशुबा यदि आप बोलते हैं तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। खैर, हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश का स्थापना किसने किया? तो छिंदक नागवंश की स्थापना किसने किया है? तो ये हो जाएगा नृपति भूषण। और छिंदक नागवंश के यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं, शासनकाल की बात करते हैं, तो 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी का हो जाएगा। चलिए देखिए, अच्छा, इसके बारे से हम जानकारी और ले लेते हैं। छिंदक नागवंश के बारे से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। देखिए, क्या है, इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों। इसका जो वंश का जो भी उत्तराधिकार हुए हैं, जो भी राजा हैं, इन सब का भी एक ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे। छिंदक नागवंश ट्रिक है नृधाम शोषो कजरा जगहरी। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, नृपति भूषण स्थापना किया है। ठीक है, तो यहीं से इसका ट्रिक बन रहा है, निर्धाम, नृधाम सोसो कजरा जगहरी। फिर से बोलिए, निर्धाम सोसो कजरा जगहरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं, देख लीजिए, ये तो निर्धाम सोसो कजरा जगहरी, देख लीजिए, ये यहाँ पे है निर्धाम सोसो कजरा जगहरी। तो निर्धाम, नृ से हो गया नृपति भूषण, धा से हो गया धारावर्ष, मा से हो गया मधुरांतक देव, सो से हो गया सोमेश्वर प्रथम और एक और सो से हो गया सोमेश्वर द्वितीय, क से कन्हर देव, ज से जयसिंह देव, रा से राजदेव भूषण, जग से जगदेव भूषण, हरि से हरिश्चंद्र। तो इस तरह से आपको याद करना होगा। ठीक है,
तो क्या बोला मैं इसको यहाँ पे, निर्धाम, तोसो, कजरा, जघरी। इस तरह से आप 3 से 4 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। निर्धाम, सोसो, कजरा, जघरी। तो नृ से नृपति भूषण, धा से धारावर्ष, म से मधुरांतक देव, सो से सोमेश्वर प्रथम, सो से सोमेश्वर द्वितीय, ठीक है, ये सोमेश्वर द्वितीय है। क से कन्हर देव, जय, ज से जयसी देव, र से राजदेव भूषण, जग से जगदेव भूषण, हरि से हरिश्चंद्र देव। तो ये इस तरह शासक हैं, उसका कालक्रम है। एग्जाम में पूछता है कि कालक्रम को जमाइए, बहुत बार पूछा है दोस्तों। छिंदक नागवंश हो गया, या कलचुरी शासक हो गया, या राजर्षि तुलिकुल हो गया, इसके शासक का शासन क्रम पूछता है, ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पे याद रख लीजिएगा। यदि हम इसकी अवधि की बात करते हैं तो अवधि जो है 1023 से 1324, ये इसका अवधि है, यानी कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक हम इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राजधानी की बात करते हैं तो इसकी कई राजधानी है। सबसे पहले तो इसका राजधानी था वो है चक्रकोट, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है चक्रकोट जो राजधानी है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक बना रहा था, ओके। उसके बाद भ्रमरकोट है, राजपुर है और भोगवतीपुर। तो ये इस तरह से इसकी राजधानी देखने को मिलता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है चक्रकोट, भ्रमरकोट। ये दो को कम से कम आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, ठीक। संस्थापक यदि हम बात करते हैं तो संस्थापक यहाँ पे नृपति भूषण, जो कि 1023 में, कब, तो 1023 ईस्वी में छिंदक नागवंश की स्थापना करता है, जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो है एर्राकोट तेलुगु शिलालेख। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो छिंदक नागवंश है ना, वो तेलुगु मतलब दक्षिण भारत से आए हुए थे और बस्तर में आकर बस गए, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। तो एर्राकोट तेलुगु शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि शासक जो है या स्थापनाकर्ता जो है वो नृपति भूषण है, जिन्होंने 1023 ईस्वी में बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना किया, ओके। उपाधि से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रख लीजिए। अब सोमकुल तिलक इसकी एक उपाधि है, कमल भास्कर इसकी एक उपाधि है, भोगवती पुरेश्वर ये भी इसकी एक उपाधि है। अब भोगवतीपुरेश्वर यानी कि यदि हम भोगवतीपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो भोगवतीपुर जो है भ्रमरकोट का ही परिवर्तित नाम है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, वर्तित नाम है, ठीक। और भोगवतीपुर जो है सर्वोत्तम शहर और पौराणिक नगर भी है। तो ये फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अवधि, राजधानी, संस्थापक जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एर्राकोट तेलुगु शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ इसकी उपाधि को भी आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछता है कि छिंदक नागवंश के जो शासक हैं किस उपाधि को धारण करते थे। तो ऑप्शन ये 3 है, तो तीनों हो जाएगा, और इनमें से कोई एक है तो कोई भी एक ऑप्शन को आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से उपाधि को बोल देता हूँ, सोमकुल तिलक, कमल भास्कर, भोगवती पुरेश्वर, ये उपाधि है। काल को याद कर लेंगे, 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी है, ठीक है। नृपति भूषण जो कि 1023 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है, जिसकी जानकारी एर्राकोट तेलुगु शिलालेख से हमें मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे से। और तो ट्रिक बताया था मैं, नृधाम, सोसो, कजरा, जगहरी। तो देखिए, ठीक। तो नृपति भूषण के बाद दूसरा जो नाम आता है वह धारावर्ष का नाम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है धारावर्ष, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना है। धारावर्ष और सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, ये 1, धारावर्ष 2 और सोमेश्वर प्रथम 3, ये 3 को कम से कम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चौथा यदि हम बात करते हैं हरिश्चंद्र देव, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए धारावर्ष, तो धारावर्ष जो है इसकी जानकारी हमें मिलता है बारसूर के शिलालेख से, ओके, जो कि 1060 ईस्वी का है। ध्यान रखेंगे। इससे पहले नृपति भूषण को देखें तो उसका जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो एर्राकोट शिलालेख से मिलता है। और यदि हम धारावर्ष की बात करते हैं तो बारसूर शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो धारावर्ष है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ धारावर्ष भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धारावर्ष इसकी जानकारी हमें कहां से मिला है दोस्तों, तो इसकी जानकारी बारसूर शिलालेख से मिला है, ठीक है, जो कि 1060 ईस्वी का है। ध्यान रखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे यदि हम बस्तर की बात करते हैं
तो बस्तर का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग धारावर्ष के काल को ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। इसके जो सामंत है चंद्रादित्य, ध्यान रखेंगे, इसके जो सामंत है चंद्रादित्य, उन्होंने बारसूर में चंद्रादित्येश्वर सरोवर का निर्माण किया। दूसरा, शिव मंदिर का भी निर्माण किया, जिसे चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर बत्तीसा मंदिर भी इसी के काल का है। मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा, ये भी इसी का काल का है। और विशाल गणेश प्रतिमा जो हम देखते हैं वहां पे बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है, वो भी इसी का ही देन है। तो फिर से बता देता हूं क्यों इसके काल को बस्तर संभाग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके जो सामंत है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे ये, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण किया, शिव मंदिर का निर्माण किया, बत्तीसा मंदिर का निर्माण किया, मामा भांजे मंदिर का तालाब मामा भांजी मंदिर का निर्माण किया है, विशाल गणेश प्रतिमा का भी निर्माण किया है। इसके अलावा और देख लीजिए, कोटिनार, नारायण पाल, कुरुश पाल के शिलालेख में उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजों का बहुत ही महत्व है। इसलिए मैं बोला यहाँ पे जो धारावर्ष है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का शासक हो जाता है, जिसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं निर्धाम मां से मधुरांतक देव। ठीक, तो मधुरांतक देव का यदि हम जानकारी की बात करते हैं तो राजपूत तामपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ओके, और ये राजपूत तामपत्र कहाँ में है? जगदलपुर में है, राजपूत ग्राम, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मधुरांतक देव ने राजपूत ग्राम को दान में दे दिया था प्रजा में उत्पन्न रोष को कम करने के लिए। तो ये इसके शासन काल में अराजकता फैली थी, ध्यान रखेंगे। यदि पूछता है कि छिंदक नागवंश के किस शासक के काल में अराजकता फैली थी, तो वो हो जाएगा मधुरांतक। देखिए कैसे याद करेंगे, मधुर, मधुर मतलब प्रिय होता है, लेकिन ये प्रिय न होके क्या हो गए थे? अप्रिय हो गए थे। और इसी अप्रियता को कम करने के लिए इन्होंने राजपूत ग्राम को क्या किया? दान में दे दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मधुरांतक देव के बारे से। अब अगला हम लोग देखते हैं सोमेश्वर देव के बारे से। देखिए सोमेश्वर देव मैंने बताया था, एक तो धारावर्ष है, दूसरा सोमेश्वर देव, इसको आप याद रखेंगे। तो सोमेश्वर देव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके समय में 3 शिलालेख देखते हैं और ये तीनों के तीनों शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नारायण पार शिलालेख है। अब नारायण पार शिलालेख में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या जानकारी मिलती है? कि सोमेश्वर देव जो है मधुरांतक देव से सत्ता को छीन लिया था, ध्यान रखेंगे। उत्तराधिकार के तौर पर ये स्थापित नहीं हुए थे, इन्होंने मधुरांतक देव से सत्ता को छीन लिया था। दूसरा जो है कुरुशपाल शिलालेख, पिछला एग्जाम में इसी को पूछा गया था कि कुरुशपाल शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पे कुरुशपाल शिलालेख जो है सोमेश्वर देव से संबंधित है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एक हो गया नारायण पाल शिलालेख, जिसमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है कि इन्होंने मधुरांतक देव से सत्ता को छीन लिया था। दूसरा यदि हम बात कर रहे हैं तो वो है कुरुशपाल शिलालेख। तो कुरुशपाल शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलता है? तो हमें यह जानकारी मिलता है कि इसमें इसका विजय अभियान का क्या है? वर्णन है, ध्यान रखेंगे। इसमें सोमेश्वर देव का विजय अभियान का वर्णन है, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन्होंने रतनपुर में इन्होंने हमला भी किया था, इसी को बदला लेने के लिए, है ना, इसी का भुगतान के लिए जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को बंदी बनाया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे। तो कुरुशपाल शिलालेख में इसके विजय अभियान का उल्लेख है। सोमेश्वर देव को चक्रकूटाधीश्वर कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे से कि सोमेश्वर देव को क्या कहा जाता है। तो सोमेश्वर देव को जो है चक्रकूटाधीश्वर कहा जाता है। तो ये शब्द को याद रख लेंगे, चक्रकूटाधीश्वर। ओके दोस्तों, चलिए अब तीसरा जो इसका शिलालेख है वो है गुंड महादेवी शिलालेख। तो गुंड महादेवी शिलालेख में इसके पराजय से संबंधित जानकारी मिलता है। यहीं पे पता चलता है कि जो जाजल्य देव प्रथम जो है इसको हराया था, इसको बंदी बनाया था, और बाद में इसकी मम्मी के यानी कि माँ के कहने पर जाजल्य देव प्रथम ने इसको रिहा कर दिया था। तो ये इसकी जानकारी देती है। कौन सा शिलालेख? तो गुंड महादेवी शिलालेख। तो ये 3 शिलालेख है, नारायण पाल शिलालेख, कुरुशपाल शिलालेख, गुंड महादेवी शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेंगे आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एचडी क्वालिटी में देखिए तो ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, ठीक। चलिए उसके बाद देख लीजिए जयसिंह देव। तो जयसिंह देव का सुनारपाल, ठीक है, शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा सुनारपाल शिलालेख किससे संबंधित है, तो हो जाएगा जयसिंह देव। अब इसके बाद जो अंतिम जो शासक है वो है, ठीक है, अंतिम शासक ध्यान रखेंगे,
तो अंतिम शासक जो है वो है हरिश्चंद्र देव। ठीक, तो इसका जो जानकारी जो मिलता है हमें टेमरा का सती स्मारक लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेमरा का सती स्मारक लेख, जितना भी मैं फैक्ट डाला हूं ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1324 ईस्वी का है ये सती स्मारक लेख। इसमें यह जानकारी मिलती है कि जैसे देखिए ये जो है छिंदक नागवंश है, ठीक है, छिंदक नागवंश। अब छिंदक नागवंश को पराजित किया, किसने पराजित किया? तो वो है काकतीय वंश। तो काकतीय वंश ने छिंदक नागवंश को पराजित किया और काकतीय वंश के शासक जो थे अन्नम देव, ठीक है, काकतीय वंश के जो शासक थे अन्नम देव थे। तो ये जो अन्नम देव है वो हरिश्चंद्र देव को क्या किए हैं? पराजित किए हैं। और इसी समय जो इसकी जो पुत्री थी चमेली देवी, इन्होंने इसका विरोध किया अन्नम देव से, लेकिन अन्नम देव ने इसको सबसे पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, इस तरह से साम्राज्य भी आपके अधीन में ही रहेगा। लेकिन चमेली देव नहीं मानी और अन्नम देव से युद्ध करने लगी, जिसमें अंत में क्या हुआ? चमेली देवी को वीर गति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे चमेली देवी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए एग्जाम में चमेली देवी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, शायद पूछा भी नहीं गया होगा, तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे चमेली देवी कौन है। तो ये है हरिश्चंद्र का बेटी है और किस वंश से संबंधित है? तो छिंदक नागवंश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो यही है टेमरा का सती स्मारक लेख, तो इसी के संदर्भ में है। इसमें बताया गया है कि अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने लड़ते हुए भी वीर गति को प्राप्त की। ठीक है, और यहीं से 1324 ईस्वी से हम क्या देखते हैं दोस्तों? अन्नम देव यानी कि काकतीय वंश का स्थापना हो जाता है। तो सोमेश्वर प्रथम के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर जिले में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी एक पॉइंट को याद रख लेंगे आप। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, ये है कि समझिएगा जगदेव भूषण, ठीक, जगदेव भूषण। तो जगदेव भूषण के बारे से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी जो जानकारी जो मिलती है वो है भैरमगढ़ शिलालेख। ठीक है, भैरमगढ़ शिलालेख से जगदेव भूषण के बारे से जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है इसके बारे से? तो ये ध्यान रखेंगे, इस समय इसके काल में नरबली, ठीक है, ध्यान रखेंगे नरबली, चूंकि उस समय हम पढ़ेंगे कि काकतीय वंश में नरबली बहुत ही बड़ा वो विद्रोह स्वरूप धारण कर लिया था, जिसमें हम लोग देखे थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, मीडिया विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, तो वो एक विद्रोह था। और इसका जो प्रारंभिक जानकारी जो मिलता है नरबली का, वो है जगदेव भूषण के समय मिलता है, जिसका जानकारी हमें भैरमगढ़ शिलालेख से मिलता है। ठीक है, नरबली प्रथा जो है इस समय प्रचलित था। और इसी समय जो अभी जो वर्तमान में हम लोग जो दंतेश्वरी मंदिर के बारे से जानते हैं, उस समय जो दंतेश्वरी माता जो है उसे मणिकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मणिकेश्वरी देवी। और यही मणिकेश्वरी देवी जो है अभी बताया मैं दंतेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, दंतेश्वरी देवी। ठीक है दोस्तों, तो ये था फैक्ट जगदेव भूषण के बारे से, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जगदेव भूषण जो है मणिकेश्वरी देवी के क्या है? उपासक हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको देते रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमारे पढ़ाने से हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए दोस्तों, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ उप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुल 10 टेस्ट है दोस्तों इसमें। ठीक है, और ये 10 टेस्ट का जो प्राइस है वो 199 रुपीज है। आपको प्राइस पेमेंट कैसे करना मैं आपको जानकारी में दे दूंगा। आप हमारे इस नंबर 6265544679 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और नंबर है 8305843617 पर भी आप चाहे तो व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन है, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो अभी अभी मैंने बताया था किसने किया, तो काकतीयों ने किया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, काकतीयों ने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नृपति भूषण ने छिंदक नागवंश की स्थापना किस वर्ष की? तो इसके बारे से भी मैंने जानकारी दे दिया।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1023 ईस्वी में स्थापना किया। चलिए अगला क्वेश्चन, छिनक नागवंश की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कौन है? चक्रकोट है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रकोट। छिनक नागवंश की राजधानी जो है चक्रकोट, ब्रह्मकोट, ठीक है, ये क्या है, इसकी राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो छिंदक नागवंश का अभी अभी मैंने बताया था, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक, ट्रिक याद कर लीजिए, निधाम, सोसो, कजरा, जग, हरि। तो हरि लास्ट में आया यानी कि हरिश्चंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बीच में ट्रिक भी बताया है, ठीक है, तो ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है, ठीक, और कुछ नहीं है। अगला, छिंदक नागवंशी शासक किसका उपाधि धारण करते थे? तो किसका उपाधि धारण करते थे छिंदक नागवंशी शासक? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप उस चीज को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद छिंदक नागवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा आपसे 100% बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिए अभी जो मैंने आपको बताया। तो छिंदक नागवंशी शासक किसका उपाधि धारण करते थे? तो ये है भोगवतीपुरेश्वर, और इसकी एक राजधानी भी थी भोगवतीपुर, ठीक है, उसे भी आप ध्यान रख लेंगे। तो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण किया है। चलिए अगला है, नारायण पाल शिलालेख किससे संबंधित है? तो नारायण पाल शिलालेख किससे संबंधित है? तो बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सोमेश्वर देव से संबंधित है, ठीक है, जहां पे इसकी प्रारंभिक जानकारी मिलता है। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इन्होंने सत्ता को क्या किया था, छीना था। इससे तो मधुरांतक देव से। किससे छीना था? तो मधुरांतक देव, मधुरांतक देव से इन्होंने सत्ता छीना। तो ये सब पढ़ लेंगे, पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। चलिए अगला, चंद्रादित्य किसका सामान था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, चंद्रादित्य किसका सामान था? और जिसका भी सामान था उसके काल को क्या कहते हैं हम लोग? बस्तर का स्वर्ण काल। ये भी मैंने बताया शुरू में ही। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा वर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ओके चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गंग महादेवी या इसी को गंड महादेवी भी कहते हैं, देख लेंगे जो भी हो। तो गंग महादेवी किस छिंदक नागवंशी शासक की पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सोमेश्वर द्वितीय, ठीक है। तो सोमेश्वर द्वितीय जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और सोमेश्वर प्रथम जो है सोमेश्वर द्वितीय के क्या है? पुत्र है, ठीक है। और ये कौन है? पिता है, ठीक। और माता हो जाएगी गंग महादेवी। गंग महादेवी का ही है गुंडरदेही शिलालेख, जिसमें पता चलता है कि सोमेश्वर प्रथम कैसे पराजित होते हैं, है कि नहीं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला क्वेश्चन, कवर्धा का फणिनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो कवर्धा का फणिनाग वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो है अहिराज, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक है, याद रखेंगे, फणिनाग वंश से संबंधित है अगोरा, अगोरा मोर्निंग देव, ध्यान रखेंगे, अगोरा मोर्निंग देव। तो ये ट्रिक है जो इसके बारे से 4 राजाओं के बारे से जानकारी देता है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, शासकों के बारे से है। अ से अहिराज देव, ध्यान रखेंगे, अहिराज देव। गो से गोपाल देव। राज से राजपाल देव। और मोर्निंग देव। तो ये इस तरह से है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉरी, ये राजपाल नहीं है, ये है रामचंद्र देव, ध्यान रखेंगे, राशि क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव, ठीक। तो फिर से बता देता हूं मैं, अ से अहिराज देव, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव, अमा से मोनी देव। तो ये इसका शासक का क्रम है, क्रम ही याद रखेंगे, इसी तरह से है, ठीक है, क्रम को ध्यान रखेंगे। इसकी खास तौर पे जो जानकारी जो हमें मिलता है वो है मड़वा महल शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, मड़वा महल शिलालेख से इस वंश के शासकों के बारे से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अहिराज देव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे से और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए। फणिनाग वंश, इसकी जो राजधानी है, यह स्थान है कहाँ है? तो कवर्धा, जो वर्तमान कबीर धाम है, ध्यान रखेंगे, वर्तमान कबीर धाम, ठीक है। साक्ष्य जो है मड़वा महल शिलालेख से मिलता है, और इसमें क्या जानकारी मिलता है
कि 1349 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1349 ईस्वी में इस शिलालेख को रामचंद्र देव ने जारी किया था। मड़वा महल शिलालेख किसने जारी किया, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे मड़वा महल शिलालेख जो है रामचंद्र देव ने जारी किया। ठीक है, अब देख लीजिए और क्या जानकारी मिलता है। अहि नामक व्यक्ति ने जातकर्ण ऋषि की कन्या से विवाह किया। जातकर्ण ऋषि की कन्या का नाम है मिथिला। तो अहि, तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे अहि नामक व्यक्ति और यहाँ पे है मिथिला नामक, ठीक है, स्त्री। तो ये जो है इन दोनों के साथ क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, और विवाह के पश्चात इसका पुत्र जो उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे विवाह के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है अहिराज। तो अहिराज जो है यही होता है संस्थापक, ध्यान रख लेंगे। और जो फणिनाग वंश है, तो फणिनाग वंश को जो है ना रत्नपुर के कलचुरी वंश का क्या कहा जाता है, तो पुरोहित। ये क्या है, रतनपुर के कलचुरी वंश के पुरोहित हैं, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ध्यान रखेंगे अहिराज जो है संस्थापक है, प्रथम शासक भी है। वंशावली की जानकारी की हम बात करते हैं तो देख लीजिए अहिराज से रामचंद्र देव लगभग लगभग क्या है 25 शासकों की जानकारी मिलती है, जिसमें मैंने जो बोला अगोरा मोरिन देव जो 4 शासकों के बारे में बताया है, तो उसी 4 शासकों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक, अब मड़वा महल क्या है, एक मंडप है जिसमें रामचंद्र देव ने अंबिका देवी, ये अंबिका देवी जो है कलचुरी राजकुमारी है, उससे विवाह किया था। ठीक है, विवाह के लिए ही उस मंडप का निर्माण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है नागवंश, फणी नागवंश के बारे से। और देख लेते हैं इसके बारे से। देखिए फणी नागवंश स्वयं को हयहयो का मांडलिक कहा है, हयहयो का मांडलिक। तो अब देखिए लीजिए हयहयो का मतलब ये होता है कलचुरी शासक। ठीक है, जो कलचुरी है उसे ही हयहयो बोला गया है। ओके, मांडलिक का मतलब होता है पुरोहित या मांगलिक कार्य करने वाला। ठीक है, अब शिलालेख में कलचुरी संबंध प्राप्त होता है, जिसमें समझ में आता है कि कल्चर की इन्होंने अधीनता ही स्वीकार की होगी। और वैवाहिक संबंध तो बना ही बना था, जिसमें हम रामचंद्र देव को देखे हैं। रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी से क्या किया, विवाह किया। और कलचुरी राजकुमारी के नाम क्या है दोस्तों, तो वह है अंबिका देवी। ठीक, इतना आप ध्यान रखेंगे। रामचंद्र देव ने छेड़की महल का निर्माण भी किया। और छेड़की महल कैसा मंदिर है, तो ये शिव मंदिर है। ठीक है, जो कि मड़वा महल के प्रांगण में स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मड़वा महल से 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण में चौरा नामक एक ग्राम पड़ता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चौरा नामक ग्राम। और यहीं पे भोरम देव मंदिर प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए गोपाल देव बोला जाता है, इसके जो निर्माण करता है गोपाल देव है। और कब निर्माण हुआ, तो 1089, ठीक है 1089 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, खजुराहो मंदिर के निर्माण करता या प्रमुख शिल्पकार कौन है, तो लक्ष्मण देव है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भोरम देव को ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो कहाँ मिलता है हमें, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मिलता है, लेकिन भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अब किस शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वो है नागर शैली या नागर की चंदेल शैली, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अलग अलग शैली है, देख लीजिए इनमें से कोई भी आता है एग्जाम में विकल्प के रूप में, तो तीनों के तीनों सही हो जाएगा। देख लीजिए या तो चंदेल शैली बोलिए, या नागर की चंदेल शैली बोलिए, या नागर से। तो देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से है, जो सही विकल्प होगा उसे आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था, तो रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण किया था। और आपको बताया कि मड़वा है ना, मड़वा महल के प्रांगण में क्या मिलता है हमें, छेरी या छेरकी महल। ठीक है, ध्यान रखेंगे छेरकी महल। ठीक है, तो इसका निर्माण जो ये जो है शिव मंदिर है, क्या है ये, शिव मंदिर है। और मड़वा महल क्या है दोस्तों, तो मड़वा महल जो है मंडप है, विवाह मंडप है। ठीक है, मंडप। तो रामचंद्र देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल का निर्माण किस वर्ष कराया गया था, तो किस वर्ष मड़वा महल का निर्माण कराया गया था, तो इसका जो सही हो उत्तर होगा बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए रामचंद्र देव जो है मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में कराया था, ध्यान रख लेंगे 1349 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है इसका निर्माण गोपाल देव ने कराया। और कब कराया है, तो 1089 ईस्वी में कराया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला,
भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वर्ष में कराया गया है? तो अभी बताया मैंने आपको 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक, चलिए अगला, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो ये है चंदेल शैली। तो चंदेल शैली भी बोल दीजिए या चंदेल की नागर शैली भी बोल दीजिए, ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चंदेल शैली। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर में किस देव का स्थापना किया गया है? तो कौन सा देव की स्थापना किया गया है? तो वह है शिव भगवान का। ठीक है, तो शिव भगवान का भोरमदेव मंदिर में स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश की स्थापना किसने किया? तो देख लीजिए कांकेर का सोमवंश, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवंश एक तो सिरपुर का सोमवंश है दोस्तों, ठीक है, और एक कांकेर का सोमवंश, तो ये दोनों को भी याद रख लेंगे। तो कांकेर का सोमवंश की स्थापना किसने किया? तो बताइए इसका जो स्थापना करता कौन है? सिंहराज, अहिराज, जगपाल, वोपदेव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिंहराज। ठीक है, तो सिंहराज जो है कांकेर की स्थापना करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा देख लीजिए इसके बारे से, कांकेर का सोमवंश, ठीक है, कांकेर का सोमवंश। तो इसका यदि हम काल की बात करते हैं तो 1191 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लेंगे, 1191 से 1320 तक। ठीक है, संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक है सिंहराज। अन्य शासक व्यागराज, वोपदेव, कर्णराज और कर्णराज की जानकारी हमें सिहावा ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक ना, फिर कृष्णराज है, सोमदेव है, ये याद रख लेंगे। तो संस्थापक है सिंहराज, अन्य प्रमुख शासक में व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज। ठीक, कांकेर से एक शासक भानुदेव का लेख भी मिलता है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तहलका पर में पंपा राज का अभिलेख जिसमें सोमदेव तथा वोपदेव का वर्णन मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सोमदेव तथा वोपदेव का वर्णन मिलता है किसमें? तो तहलका पर पंपा राज का अभिलेख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है काल कौन सा है, ये याद रखेंगे, संस्थापक और ये अन्य शासक। ठीक, चलिए चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? तो बाबू रेवाराम किस से संबंधित है? तो वो है मराठा काल। अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, खैर कोई बात नहीं, मराठा होगा। ठीक है, चलिए अगला है, सिहावा अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती? तो अभी बताया मैं, सिहावा अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो है कर्णराज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्णराज। चलिए आगे देखते हैं, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो तुमान, ध्यान रखेंगे तुमान से, तो ये कलचुरी शासक या कंचुरी वंश के बारे से पहुंच गए, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, तो तुमान है ना, तो ये हो जाएगा रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम तुमान में अंतिम रूप से शासन किया और उसके बाद रत्नराज जो है रतनपुर का निर्माण किया, वहां पे महामाया मंदिर का भी निर्माण करते हैं और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये हो जाएगा रत्नराज प्रथम। चलिए, वोपदेव किस राजवंश का शासक था? तो अभी बताया मैंने, वोपदेव किस राजवंश का शासक है? तो ये हो जाएगा कांकेर के सोमवंश के शासक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला कलचुरी शासक है दोस्तों। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ये तो 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आप कुछ भी डाल दीजिए तब भी उत्तर होगा कलचुरी वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का स्थापना सिंहराज ने किस वर्ष किया? अभी अभी बताया मैं, तो कांकेर का सोमवंश की स्थापना सिंहराज ने 1191 ईस्वी में किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य तक विस्तार किया? तो ठीक है, सोमेश्वर को पराजित करने वाला कौन है? तो जाजलदेव प्रथम, मैंने आपको बताया पहले ही, गंग महादेवी शिलालेख है ना, गुण महादेव शिलालेख से भी इसकी जानकारी मिलता है। ठीक है, तो जाजलदेव प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यदि आप अभी तक उप निरीक्षक या शिक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीदिए। कुल 10 टेस्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 10 टेस्ट है। और यदि प्राइस की बात करते हैं तो 199 रुपीज है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है दोस्तों, तो इससे आप जरूर परचेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।